हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है बीट में, बेस्ट एजुकेशन एकेडमी फॉर टॉपर्स। माय नेम इज एम शादाब, आई एम योर एमएसडी सर एंड टुडे आई एम हियर विद फॉर ऑल ऑफ यू दैट इज द लेसन नंबर 4 और यू कैन से ऑडियो बुक नंबर 4, सर्कुलर मोशन। जैसा कि आपको पता है, दिस सीरीज इज फॉर formula sheet revision. We will revise all the concept, all the things about the circular motion, about the chapter, and all the formula. I will explain also where and how you should use the formula and what are the things you have to keep your in mind, right? आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, कैसे समझनी है, कैसे जाननी है। आपको बस हेडफोन यूज करना है। हेडफोन आप अपने जल्दी से हेडफोन निकाल लीजिए, यूज कर लीजिए। आप हेडफोन लगा के अगर आप इसको सुनते हैं तो आपका मेरा जो हर एक वर्ड है वो बच्चों आपके दिमाग में पूरी तरह से दिल और दिमाग में छा जाएगा और आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे। तो इसका उद्देश्य या इसका जो टारगेट है, द मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें रिवाइज करना, राइट? So I hope all of you are ready. So let's start the chapter that is the circular motion. I hope आप सभी लोगों ने इससे पहली वाली ऑडियो बुक्स देख ली होंगी और सुन ली होंगी और आप उसको एड ए पॉडकास्ट यूज कर रहे होंगे, राइट? यानी ये भी एक पॉडकास्ट की तरह है। आपको बस रिलैक्स करके, आईज क्लोज करके, हेडफोन लगा के या ईयरफोन लगा के इसको सुनना है और हर एक चीज आपके दिमाग में जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो सबको समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपको ये चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, रिवाइज किया हुआ होना चाहिए और आपने इसके क्वेश्चंस भी किए होने चाहिए, तभी आपको मेरी कही गई बातें अच्छे से समझ में आएंगी, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहली चीज। तो पहला जो आपको यहां से दिखना है, चलिए मैं आपको यहां से स्टार्ट कर देता हूं। क्या क्या चीजें मैं आपको यहां समझाने और दिखाने वाला हूं। पहले तो सर्कुलर मोशन को रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज एक्चुअली द सर्कुलर मोशन? सो अभी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, ध्यान से सुनिएगा, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, क्योंकि उसको प्लेन में मूव करना जरूरी है इन सच अ वे दैट its distance from a fixed point or the moving point remains constant, then the motion, this type of motion is known as the circular motion. This type of motion is known as the circular motion, and that fixed distance is known as the radius of the circle, and the path is known as the circular path with respect to that point. Okay, चलिए आगे देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट मोशन हो रहा है उसको हम लोग सेंटर ऑफ मोशन कहेंगे, और वो जो फिक्स डिस्टेंस है जिस से वो फिक्स रहती है, उस डिस्टेंस से, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट? तो रेडियस वेक्टर क्या है? द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर। जैसे आपने देखा कि ये एक सर्कल बना है, यहां पर एक सेंटर है, तो सेंटर को डायरेक्टली सरकमफ्रेंस से अगर ज्वाइन किया जाए तो ये जो वेक्टर कहलाएगा, ये रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर का ओरिएंटेशन लगातार चेंज होता रहता है, राइट? ध्यान से देखें यहां पे क्या लिखा है, अ वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द सेंटर ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड द रेडियस वेक्टर। इट हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड द वेरिएबल डायरेक्शन, राइट? तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, आर वेक्टर का ये जो मॉड है वो कांस्टेंट है, लेकिन ये वेक्टर कांस्टेंट नहीं कहलाएगा क्योंकि ये लगातार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यानी वेक्टर चेंज होता जा रहा है, राइट? चलिए और देखते हैं आगे इसमें आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। अब जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें, टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखें, इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग स्मॉल एन से भी शो करते हैं, कहीं कहीं न्यू से भी मिलेगा जब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, और मोस्टली आपको एफ में मिलता है। और ये कहां से दिखता है? आपको ज्यादातर दिखेगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन कह सकते हो, या आप इसी को ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ भी कहा जाएगा। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्मिंग और कंप्लीटिंग इन 1 सेकेंड, राइट? वो जो पार्टिकल आपका मूव कर रहा था सर्किल में, वो 1 सेकेंड में कितने बार रिवॉल्व कर रहा है, जिसको आप लोग रिवॉल्यूशन और रोटेशन पर सेकेंड, आरपीएस से भी कहते हैं, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी से नाम से शो करते हैं। ध्यान से देखें, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने रिवॉल्यूशन, जितने चक्कर लगा लेगा, उसको हम लोग आरपीएस या फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और इसकी एक और यूनिट आपको बाद में मिलेगी, हर्ट्ज, राइट? अब यहां पर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है तो इसकी यूनिट टाइम इनवर्स या आप कह दो सेकेंड इनवर्स भी होती है। लेकिन कहीं कहीं पे ये फ्रीक्वेंसी आपको आरपीएम में भी सुनने को मिलेगी। तो अगर आरपीएम में दिखी हुई है तो उसको कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, तो उसको फिर 60 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको रोटेशन पर मिनट मिल जाएगा और उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कह लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द टाइम पीरियड? अभी आपने कहा था
कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होंगे, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अब इसी का रिवर्स आ जाइए कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, राइट। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड इज डिफाइंड एट, इट इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, या 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड, या 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ऐसा भी कह सकते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी स्मॉल n या f, राइट। टाइम पीरियड का जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, फ्रीक्वेंसी की सेकंड इनवर्स या 1 अपॉन सेकंड या हर्ट्ज भी होती है। अब आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम डी थीटा कहते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सफिशिएंट होता है, लार्ज होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये इसका की पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार सुनिए, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ सफिशिएंट और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में जो भी सर्किल में मूव कर रहा है, राइट, जरूरी नहीं है कि वो सर्किल में ही मूव कर रहा हो। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक पॉइंट है ए, राइट। इस पॉइंट को अगर हम ए कह रहे हैं, इस पॉइंट को ए कह दिया, और एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। मान लीजिए वो पी से चला और क्यू पे जाके रुक गया, उसने पी क्यू डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल की। तो आप देखिए ए के रिस्पेक्ट में जो ए पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ होगा। पहले ए के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन ऐसी थी, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्यू के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा। तो जो ए के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पी से क्यू तक घुमा, वो ऐसे रोटेट किया। स्क्रीन पे देखिए बच्चों, जरा इस तरह से रोटेट किया, और इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये बहुत छोटा होता है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, यानी अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो भी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कंसेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत सारे कम लोगों को पता होगा, आपके दिमाग में हो सकता है ऐसा हो कि अगर ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ सर्किल में घूमता है या सर्कुलर मोशन करता है या सर्कुलर मोशन में है तभी उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसी बात नहीं है। पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, कर्व में मूव कर रहा है, या सर्किल में मूव कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो भी उसका किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। एक ही मोशन के लिए अलग अलग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग अलग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सिंपल जो सर्किल के लिए डेफिनेशन होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो आपका बचपन का फॉर्मूला है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, राइट। आप ये कह सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बचपन से पढ़ा था। आर्क लेंथ आपने देख ली यहां एस, तो एस अपॉन रे आर है, और इसकी एम के एस यूनिट होती है, आई होप आपको पता होगी, रेडियन में, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर हम इंस्टेंटेनियस की देखें, इंस्टेंटेनियस पे वेक्टर लगेगा और ये हो जाएगी डी थीटा पे वेक्टर लगेगा डिवाइडेड बाई डी टी, राइट। सो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी देखें तो एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, जिसको आप स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं। आई होप आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर सुन भी रहे होंगे तो ध्यान से याद रखिएगा। एंगुलर वेलोसिटी भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस होती है। एवरेज के लिए एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखना है, टाइम से डिवाइड करना है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया डी थीटा बाई डी टी, और यहां पे सीधे लिखा है वेक्टर क्वांटिटी, यहां पे सीधा लिखा है स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप इसको याद रखेंगे। अगला फॉर्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। आपको एफ और टी में भी रिलेशन पता है, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। आई होप आप इसको याद रखेंगे। और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है, जो आपको एसएचएम में आगे वेव्स में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दिस इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, एन कह लो, एफ कह लो, या कहीं कहीं पे न्यू भी मिलेगा। इन सबको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। फ्रीक्वेंसी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं, रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वी।
राइट? एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है, इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो सीधे सीधे लिखा जाता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपको ये याद होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वेक्टर की बात करते हैं थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहां पर वेक्टर फॉर्म में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके दिमाग में हमेशा आएगा r क्रॉस ओमेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा दिस इज नॉट r क्रॉस ओमेगा, दिस इज एक्चुअली v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। पॉइंट टू बी नोटेड, फिर से कह रहे हैं, दोबारा से ध्यान रखिए, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। यानी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट देखें, क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर मैं रिवाइज करवा चुका हूं, इसका मतलब जो आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, and velocity vector is also perpendicular to position vector r, right? यहां पर ये जरूरी चीजें हैं, ओमेगा और r के बीच में ओमेगा एंड r एट एनी एंगल, ध्यान रखिएगा इनके बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी है वो ओमेगा के परपेंडिकुलर होगी, जो लीनियर वेलोसिटी है वो पोजीशन वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी, और इससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट करिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको इससे कंफ्यूज करते हैं। एक मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, मान लीजिए अगर आप इस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में या A के रिस्पेक्ट में हम देखना चाहते हैं, और यहां पर एक पार्टिकल है, और A के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल P का, यहां से देखिए इस पार्टिकल P का, ये पार्टिकल P है, इस पार्टिकल P का पोजीशन वेक्टर मैंने कहा अगर ये R है। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, सब लोग स्क्रीन पे देखो, ये मेगा कंफ्यूजन है और ये आप में से 90% लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, इसलिए मैं आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूं, राइट? अभी आपने देखा कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, यहां पर इसका वेलोसिटी वेक्टर है, आप इसको वेलोसिटी वेक्टर देखोगे, और अगर ये ऐसे घूम रहा है राइट हैंड से देखोगे तो इस तरह से घूमेगा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कैसे आएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, उसको हम लोग क्रॉस से शो करते हैं, तो ओमेगा की डायरेक्शन ये हो गई। अब अगर कोई आपसे ओमेगा की वैल्यू पूछेगा, अब हम यहां पर आपको एंगल भी बता देते हैं कि ये r वेक्टर है और ये v वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है v। अब आपसे कहा जाए यहां पर रिलेशन लिखो, आप लिखोगे कि v इज इक्वल टू, ध्यान से सभी लोग स्क्रीन पे देखें, 2 मिनट का टाइम निकाल लें, 1 मिनट में मैं कंप्लीट कर दूंगा, 1 मिनट का टाइम निकाल के प्लीज स्क्रीन पे देखिए। आपसे कहा जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो आप यहां v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखोगे, फिर इसका स्केलर फॉर्म लिखोगे v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो आपको एंगल दिख रहा है ओमेगा r, आप यहां लिख दोगे ओमेगा r साइन थीटा, और फिर आपसे पूछा जाएगा ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो आप लिखेंगे v डिवाइडेड बाय, यहां से आप कर देंगे r साइन थीटा, और इस तरह से आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू निकाल देंगे, राइट? तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे, मैंने कहा था आप इसमें कंफ्यूज हैं इसलिए गलती होगी, तो ये पूरी तरह से गलत है बच्चों, इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको क्रॉस कर दीजिएगा क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। अब सही चीज क्या है, चलिए मैं आपको अब सही चीज बताता हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिए। करेक्ट क्या है, जैसा मैंने कहा v ओमेगा के और v r के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यहां पे ओमेगा की डायरेक्शन देखिए और v की डायरेक्शन देखिए, परपेंडिकुलर हैं, दैट्स ग्रेट, लेकिन v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लगाने के लिए v r के भी परपेंडिकुलर होना लाजमी है। यहां पर v r के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमको एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इस v का एक कंपोनेंट इधर लेंगे और एक कंपोनेंट इधर लेंगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ध्यान से देखें cos थीटा होगा, लेकिन इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा बच्चों v sin थीटा। तो जैसे ही ये v sin थीटा हुआ, अब देखिए कि v sin थीटा इस r के परपेंडिकुलर है, v sin थीटा ओमेगा की परपेंडिकुलर है। अब आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं क्या कि v sin थीटा इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा क्रॉस r में आपको एंगल चाहिए ओमेगा और r के बीच में, और यहां ओमेगा और r के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आप लिखेंगे v sin थीटा। इसको स्क्रीन पे देखिएगा बच्चों, ये गलती आप में से बहुत सारे लोग करते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। v sin थीटा ये है ओमेगा, इधर है r, और यहां इन दोनों के बीच का है 90 एंगल, तो साइन 90 करेंगे। साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, सो आप यहां लिखेंगे कि v sin थीटा इज इक्वल टू ओमेगा r, और यहां से अभी आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, तो करेक्ट वैल्यू जो आएगी
वो होगी v साइन थीटा डिवाइडेड बाई r। ये इसकी करेक्ट वैल्यू है जो आप में से बहुत कम बच्चे जानते होंगे और 95% बच्चे या 90% बच्चे इसको गलत करते होंगे। इसलिए बच्चों इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि ओमेगा और आर वी में और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये चीज भी आप में से मुझे लगता है 90% बच्चों को नहीं पता होगी। ये तो पता होगा एक्सीलरेशन, लेकिन वेक्टर फॉर्म आपको दोनों कंपोनेंट नहीं पता होंगे, इसलिए मैं इसको बहुत ध्यान से बता रहा हूं। a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, v की जगह हमने ओमेगा क्रॉस r लिखा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा बाई डी टी क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। ये आपको डिफरेंशिएशन, आपने शायद डिफरेंशिएशन बाई पार्ट्स या यूवी मेथड जिस हिसाब से भी पढ़ा हो उस हिसाब से डी ओमेगा बाई डी टी को हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, ये अल्फा क्रॉस आर होगा, और ओमेगा डी आर बाई डी टी को बच्चों लिखा जा सकता है वी। अब ये सोचिएगा, ये डी आर बाई डी टी जो पोजिशन वेक्टर है इसको मैंने कैसे लिखा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डी आर बाई डी टी को यहां पर मैंने लिखा है वी, ठीक है, और वो भी वेक्टर वी लिखा है। तो ये जैसे हो गया वेक्टर वी, तो ये जो अल्फा क्रॉस आर है बच्चों, अल्फा क्रॉस आर, ये होता है आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम होता है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड को चेंज करना, डायरेक्शन को ये चेंज नहीं कर सकता। और ये जो ओमेगा, ये चीज आपको नहीं पता होगी, ओमेगा क्रॉस वी, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। आप जानते होंगे, आपको ये तो पता होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई आर मैग्नीट्यूड वाइज ऐसा होता है, या आपको ये भी पता होगा कि आर ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वो होता है ओमेगा क्रॉस वी। तो हो सकता है आपके लिए ये दो चीजें नई हो, तो इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। कैसे आया ये भी मैंने आपको यहां पे दिखा है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ही नॉर्मल एक्सीलरेशन कहलाता है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना, ये मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम है सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करना, वो डायरेक्शन का काम, चेंज डायरेक्शन की वैल्यू को डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। दोनों अपना अपना काम करते हैं और दोनों एक्सीलरेशन के कंपोनेंट होते हैं, टेंजेंशियल और नॉर्मल, राइट। चलिए आगे देखिए, ए टी इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ए डॉट वी इंटू वी, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, टेंजेंशियल अल्फा क्रॉस आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई होप इस पेज से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू ऑल। आप सभी जो ध्यान से सुनिए और इस पेज का जो भी कंटेंट है वो अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा, आज सर्कुलर मोशन में बहुत काम आने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हुए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कोई पार्टिकल है और वो कर्वी लीनियर पार्ट पे मूव कर रहा है, और उसकी मान लीजिए एक स्पीड है जिसको हमने कहा v। अगर कर्वी लीनियर पार्ट में मूव कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इसके टेंजेंशियल जिसको हम लोग ए टेंजेंशियल कहेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है अल्फा क्रॉस आर, राइट। ध्यान से देख लीजिए, अल्फा क्रॉस आर। आर कहां है, अगर किसी इंस्टेंट पर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के रिस्पेक्ट में बच्चों ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा जिसको हम लोग आर कह रहे होंगे, राइट। ये है और ये ऐसे मूव कर रहा होगा। ओमेगा की डायरेक्शन अगर आप देखेंगे राइट हैंड से तो ये ओमेगा है, राइट हैंड से देखेंगे तो ये इनवर्ड आएगी, ये ऐसे आ जाएगी। दूसरा एक्सीलरेशन होगा जिसको आप नॉर्मल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखा जाए तो वो ओमेगा क्रॉस वी होता है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ओमेगा वी कह सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर आर कह सकते हैं, या वी स्क्वायर अपॉन आर कह सकते हैं। यहां से ये आर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब अगर हम नेट एक्सीलरेशन देखें तो सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट होगा, जो कि आप इस तरह से अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का स्क्वायर, बिकॉज क्योंकि 90 डिग्री पर है, क्योंकि आपने देखा टेंजेंशियल भी 90 डिग्री पर है और यहां पर सेंट्रीपिटल, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन ये होगा और ये दोनों का वेक्टर सम यानी ए सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर होगा। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होगी और आपने एक बहुत ही अल्टीमेट ऑसम कॉन्सेप्ट सीखा है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं।
और ये सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे भी पढ़ाई हुई हैं, पूरी थ्योरी में भी पढ़ाई हुई हैं, तो आप सर्कुलर मोशन के, रोटेशनल मोशन के लेक्चर्स भी डायरेक्टली देख सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूं, रिवीजन बुक है। सर्कुलर मोशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि बेंडिंग ऑफ द रोड या बैंकिंग ऑफ द रोड या बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, मतलब ये कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है इसमें, वो फिर से मैं बता रहा हूं बच्चों, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग से कोई फोर्स नहीं है। बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है, राइट, अगर वो सर्किल में मूव कर रहा है तो वो सर्किल में मूव करने की वजह से उसके ऊपर एक नया फोर्स आ गया जिसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर कोई पार्टिकल ऑलरेडी सर्किल में मूव कर रहा है तो उसको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसको चाहिए एक फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर हो और अलोंग द रेडियस हो, वही उसको सर्किल में मेंटेन रखेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, राइटिंग खराब हो गई बच्चों, चलो मैं अच्छे से लिखता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, नहीं अच्छा लग रहा है, चलिए फिर से लिखता हूं। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अब ध्यान से डेफिनेशन सुनिएगा। व्हेनेवर अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्किल और वांट्स टू मूव इन अ सर्किल, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट, by that particle of a force which should be towards the center and along the radius के along होना चाहिए, सेंटर की तरफ होना चाहिए। अगर ये फोर्स उसको कहीं से मिल जाता है, कहां से मिलता है? उन चीजों से मिलता है या उन फोर्सेस से मिलता है जो उसके ऊपर ऑलरेडी लग रहे हैं। अगर ये उसको कहीं से मिल जाता है तो वो सेंटर की तरफ उसको मेंटेन रखता है और सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। तो यहां पर बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट में भी ये फॉर्मूला आता है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो जब भी व्हीकल किसी भी सर्कुलर टर्न पे टर्न करती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडेड बाय 3 पार्ट्स, राइट। या तो वो सीधे सीधे प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा पार्ट हो सकता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ वेट, राइट, कंपोनेंट ऑफ वेट, ध्यान से सुनिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेट से मिलता है और या तो दोनों से मिलता है। तो ये 3 केसेस होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो उसमें सेफ टर्निंग के लिए भी होता है, अगर साइक्लिस्ट है तो साइक्लिस्ट को बेंट होना पड़ेगा, जिससे कि वेट का एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा, सेंटर ऑफ द टर्न लगेगा, और उसके लिए बेंट होने का एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, जहां पर r रेडियस ऑफ द टर्न है, g ग्रेविटी है, v स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट है। अगर ऐसा होता है कि वो सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कराए तो वहां पर उसकी सेफ टर्निंग होती है v शुड बी लेस और इक्वल टू अंडर रूट म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन r रेडियस ऑफ द टर्न इनटू g। तो ये होता है फ्रिक्शन अगर प्रोवाइड करता है। बेंड होना है तो इतने एंगल पे बेंड होना चाहिए, और ज्यादातर ऐसा होता है कि दोनों मिलके प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर सिर्फ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ये मैक्सिमम है, तो सेफ टर्निंग के लिए सेफ वेलोसिटी क्या होगी? लेस और इक्वल टू अंडर रूट म्यू स्टैटिक कोफिशिएंट रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू g। लेकिन होता क्या है, रोड भी बैंक कर दी जाती है, बहुत हाई स्पीड है अगर, तो रोड को भी बैंक करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा यूज होता है। तो जब रोड बैंक कर दी जाती है तो फ्रिक्शन भी प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन और कंपोनेंट दोनों मिलकर, फ्रिक्शन और कंपोनेंट, इसका डेरिवेशन का वीडियो पड़ा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपको अच्छे तरह से नहीं क्लियर है, राइट। तो इसका अलग से वीडियो मैंने बैंकिंग ऑफ द रोड के नाम से डाला हुआ है, चैनल पे देख लीजिएगा। तो इसमें ये फॉर्मूला डराइव होके आता है बच्चों कि अब जो सेफ टर्निंग होती है वो सेफ टर्निंग होती है कि इससे और इसके बीच में होनी चाहिए, यानी v मैक्स की वैल्यू जो होगी अंडर रूट ऑफ म्यू एस प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस इंटू tan थीटा इंटू rg, r और g वही हैं पुराने वाले, इनको आप tan थीटा प्लस फाई rg के फॉर्म में भी याद रखते हैं। यानी
इतनी स्पीड यानी इस मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में अगर कार की स्पीड होगी तो सेफ टर्निंग होगी। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, काफी बार ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है। फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और थीटा बैंकिंग यानी कि रोड, अगर आप सामने से देखें रोड का क्रॉस सेक्शन, तो ऐसे व्हीकल इसके ऊपर सामने से चलता हुआ आ रहा है, ये व्हीकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये टिल्ट कर दी जाती है जिससे कि व्हीकल आपका अपने आप टर्न होके बेंड हो जाए। राइट, ये फ्रंट व्यू है व्हीकल का, ध्यान रखिएगा, ऐसे बेंड हो जाए और हमारा कंपोनेंट इससे मिल जाए। तो ये हुई बात बैंकिंग ऑफ द रोड की। आगे चलते हैं, देखते हैं सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। ये भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक तो होता है कि अगर मासलेस रॉड से आपने बांधा है तो अलग आता है, मासलेस रॉड से अगर बांधा है, और अगर मासलेस स्ट्रिंग से बांधा है, स्ट्रिंग है, तो दूसरा केस होता है। मतलब ये, अगर आपने रॉड से बांधा है तो अगर यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो ये नीचे गिर सकता है। राइट, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक हुप हो, आपने एक पाइप है या एक क्रॉस सेक्शन है, यहां पर एक बॉल है और बॉल को स्लिप करा दिया है। ऐसा हो सकता है कि एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हो, एक पाइप के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल या एक गुटका रखा है, इसको आपने v स्पीड दे दी तो ये यहां से ऐसे जाएगा। अगर यहां इसकी स्पीड 0 हो गई तो ये नीचे इसके मास की वजह से गिर सकता है। तो जहां जहां पर मास की वजह से गिरने की पॉसिबिलिटी होती है वहां वहां पर यहां लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर जो स्पीड होती है दैट मस्ट बी, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर और इक्वल टू, इक्वल नहीं कह रहा हूं मैं, इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती है, ये होता है √5GR। राइट, कब, किस केस में? स्ट्रिंग के केस में। स्ट्रिंग में क्या होगा कि अगर यहां पर वेलोसिटी कम हो गई, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया और वेलोसिटी हो गई कम, तो जैसे ही वेलोसिटी अगर कम हो गई, बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर वेलोसिटी कम हो गई तो ये गिर सकता है जहां जहां पर गिरने की पॉसिबिलिटी हो। जैसे यहां पर आपने भेजा तो ये ऊपर जाएगा, यहां से नीचे गिर सकता है। यहां से नीचे गिर कब नहीं सकता कि आपने एक पाइप ही ऐसा बना दिया है, ऐसे ऐसे करके एक लूप बना दिया, ऐसे करके एक लूप बना दिया, इसकी रेडियस आपने r ले ली और यहां पे आपने एक बॉल ऐसे 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 जाने के लिए रखी। अब अगर बॉल की यहां वेलोसिटी कम भी हो गई तो ये नीचे नहीं गिरेगा। या अगर आपने एक रॉड से, मासलेस रॉड, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मासलेस रॉड से किसी m मास को r लेंथ की स्ट्रिंग से या रॉड से बांध दिया और फिर उसको आप ऐसा घुमा रहे हैं, तो अगर ये यहां पहुंचता भी है और वेलोसिटी कम है तो रॉड इसको नहीं गिरने देगी। तो ये केसेस दोनों अलग हो जाते हैं। स्क्रीन पे देखिए, ये केसेस अलग हो जाते हैं। लेकिन जहां जहां पर ऐसा होता है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जहां जहां पर ऐसा होता है कि स्ट्रिंग बंधी हुई है या एक फ्री ऐसे बॉल मूव कर रही है, जैसे मैंने यहां बताया आपको, यहां बताया कि जिस केस में ऊपर जाकर नीचे गिरने की संभावना है, तो वहां पर लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर स्पीड होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू √5GR। मिड वाले पॉइंट पे यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू √3GR होनी चाहिए और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू √GR होनी चाहिए। अब अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में यहां पर टेंशन होगी, तो टेंशन लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे ग्रेटर और इक्वल टू 6 mg होगी। मिड वाले पॉइंट पर अगर यहां है तो टेंशन मिड वाले पॉइंट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, स्क्रीन पे देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और आपको समझ में भी ज्यादा आएगा। यहां पर ग्रेटर और इक्वल टू यहां पर 3 mg टेंशन होती है। यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होगी वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 यानी कि 0 हो सकती है। राइट, लेकिन ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट होगा। अब स्ट्रिंग नहीं है, अगर ये फ्री मूव कर रहा है, आपने कोई भी ऐसा सेक्शन रखा हुआ है जिसके अंदर एक पार्टिकल है या मास है या एक छोटा सा ब्लॉक है, या आपने बॉल रखी जो ऐसे स्लिप करती मूव कर रही है, तो उसमें यहां पर क्या होगी, स्ट्रिंग की टेंशन की जगह अब क्या होगा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पर
लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन को NL कहेंगे। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन इसको, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इस केस में टेंशन प्रोवाइड कर रही थी, इस केस में प्रोवाइड कर रही है नॉर्मल रिएक्शन, तो मिड पॉइंट पे NM कह लेंगे। यहां पर आप उसको कह सकते हो क्या? यस, NH कह सकते हो। तो यहां पे रिएक्शन ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, यहां पे मिड पॉइंट पे ग्रेटर और इक्वल टू 3 mg होगी, और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे अगर देखें तो ग्रेटर और इक्वल टू 6 mg होगी। तो ये हुआ इसके लिए। अब बात करते हैं यहां पर, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बता भी देता हूं। यहां लिखा हुआ है 5GR कब होगी? अगर कंडीशन टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, लेकिन कब? जब यहां पर बच्चों स्ट्रिंग है। इस बात को जरूर याद रखिएगा, अगर ये स्ट्रिंग है तभी ऐसा होगा। और फिर यहां पर टेंशन C है, यहां पर आपने देखा है टेंशन एट A इज इक्वल टू 6 mg है। यहां आप वेलोसिटी को देख रहे हैं, यहां पर VB √3GR है, VC ये B वाला पॉइंट है, यही बताया था मैंने। C पर देखो √GR बताया था, और यहां पर, और ये सारी चीजें इक्वल नहीं, इसको सही कर लेते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू, यानी इससे ज्यादा तो हो सकती है, इससे कम नहीं होना चाहिए, राइट। अब A टू B, अगर ये A2 इस जगह होगी तो टेंशन इधर, mg cos थीटा नीचे, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होना चाहिए, तो यहां के लिए इक्वेशन बनेगी कि T माइनस mg cos थीटा, ये नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू mv²/r। तो यहां से Ts आ जाएगा। B2C में अगर बात करें तो B2C ऐसे जाएगा, और ये इस तरह से है, और ये वर्टिकल से एंगल अगर थीटा बना रहा है तो इधर mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। देखो ये थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। कौन? mg का कंपोनेंट, कितना? mg cos थीटा। और यहां की टेंशन को अगर हम T2 कह लें, मान लो, तो अब यहां के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? T2 प्लस mg cos थीटा, ये दोनों मिलके दे रहे हैं, तो क्या होगा? T2 प्लस mg cos थीटा वुड बी इक्वल टू mv²/r। यहां की स्पीड मान लेते हैं v या v डैश, जो भी होगी आप वो रखेंगे, मैं सिर्फ इक्वेशन आपको बता रहा हूं याद रखने के लिए। इक्वेशन क्या बनेगी? उसके बाद जब mg cos थीटा आएगा तो यहां पे ऐसे बन जाएगा। तो सब सॉल्व करने के लिए हैं, आप इसका प्रैक्टिस सेशन देखिएगा। मैंने 25 क्वेश्चंस का सर्कुलर मोशन का प्रैक्टिस सेशन भी अपलोड किया है, जिसमें इसके सारे जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सब का प्रैक्टिस सेशन भी दिया गया है। तो आई होप उसको आप देखेंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी। यहां पर हम सारा रिवाइज कर रहे हैं कि आपको फॉर्मूले कैसे रिवाइज करते हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या चीज है। यहां पर B2C के लिए मैंने आपको बता ही दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन, पेंडुलम मोशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर और एक चीज बता देता हूं, अगर मासलेस रॉड है बच्चों तो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। ये इसमें नहीं दिया है लेकिन मैं आपको अलग से बता रहा हूं, अगर मासलेस रॉड है या ऐसे आपने रखा है कि जिसमें ऊपर जाकर नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी, एक ऐसा कोई सेक्शन है, इसके अंदर घूमना है। अब अगर यहां से एक बॉल को आप फेंकेंगे ना v वेलोसिटी से, तो ये बॉल ऊपर अगर 0 वेलोसिटी हो भी जाती है तो ये नीचे गिरेगी नहीं। ऐसे ही आपने अगर एक मासलेस रॉड से मास को बांध के घुमा रहे हो इस पॉइंट के अबाउट ऐसे, तो ये मासलेस रॉड की लेंथ अगर r है तो ये ऊपर जाके इसको गिरने नहीं देगी। तो उस केस में जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू √4gr, यानी कम वेलोसिटी से भी काम चलेगा। ये मिड पॉइंट अगर कहते हैं तो यहां की वेलोसिटी को आप vm कहें, तो यहां की वेलोसिटी ग्रेटर और इक्वल टू √2gr से भी काम चलेगा। और यहां पे चूंकि वेलोसिटी 0 होने पे गिर भी नहीं सकता, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी आप ये कह सकते हैं दैट मस्ट बी और मे बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी 0 हो सकती है। और वहां पर मासलेस रॉड में या जहां पर गिर नहीं सकता ये होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। ठीक, चलिए अब मैं बताता हूं स्ट्रिंग वाले केस में। ये सारी बातें मैं अब स्ट्रिंग की कर रहा हूं कि अगर आपने उसको √5gl से कम रखा है, यानी कि अगर √2gr से आपने उसकी वेलोसिटी को कम रखा, तो ये हाफ सर्किल में ऑक्सिलेट करेगा, राइट। अगर एग्जैक्टली 2gr रखा तो पूरा A से B तक जा सकता है हाफ सर्किल में।
आप जितनी कम रखेंगे ये उतनी कम कम में घूमेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसकी बहुत कम रखी तो ये इतने में ऑक्सीलेट करेगा, आपने और बढ़ा दी तो इतने में ऑक्सीलेट करेगा, अगर आपने √2gr कर दी तो यहां तक चला जाएगा, राइट। और फिर टेंशन कहीं पे जीरो नहीं होगी, टेंशन की वैल्यू क्योंकि mg cos थीटा प्लस समथिंग होगी, इसलिए कहीं पे जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर ऊपर चला जाता है, यानी कि b को क्रॉस करता है, जैसे आप इसको ले जाएं और ये ऊपर चला जाए, मतलब आप इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हैं सर्किल में, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और आपने यहां पर इसको वेलोसिटी दे दी ग्रेटर देन √2gr, तब क्या होगा, तब ये यहां से ऐसे निकल के ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर चला जाएगा तो यहां पे टेंशन जीरो हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि कंडीशन फॉर लीविंग द सर्किल कि अगर यहां की वेलोसिटी लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे आपने इसको भेजा और वेलोसिटी लेस देन √5gr, r क्या है, r इसकी रेडियस है, अगर आपने इससे कम कर दी तो b को तो क्रॉस करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ये ग्रेटर देन √2gr है, √2gr से ज्यादा, लेकिन √5gr से आपने कम रखी, तो ये क्या करेगा, यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन अब यहां टेंशन जीरो हो जाएगी और ये यहां से ऐसे नीचे गिर जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे, आपसे पूछा जाए कि अगर हम √5gr से कम करेंगे तो क्या होगा, तो वो कहेंगे एक जगह पर जहां पर सर्किल छोड़ेगा वहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसलिए वो सर्किल छोड़ेगा। तो ये बात गलत है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो टेंशन जीरो होने की वजह से छोड़ेगा, राइट। सर्किल से बाहर कब निकल जाएगा या सर्किल को कब छोड़ेगा, जब उसकी टेंशन जीरो हो जाएगी, और टेंशन जीरो होने से पहले वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। यानी जिस वक्त और जिस पॉइंट पर वो सर्किल को छोड़ के बाहर भागेगा उस वक्त उसके पास स्पीड जीरो नहीं होगी, टेंशन जीरो होगी, इस वजह से वो छोड़ेगा। देखो पार्टिकल क्रॉसेस, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, याद रखिएगा, पार्टिकल क्रॉसेस द पॉइंट बी बट नॉट कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल, टेंशन विल बी जीरो in between B to C the angle where T is equal to 0, याद रखिएगा, काम आएगा आपके। अब कब छोड़ेगा, आपने देखिए ये मैंने अभी आपको बताया था √2gr से ज्यादा रखा है लेकिन √5gr से कम, तो वर्टिकल से एक एंगल थीटा पे छोड़ेगा और वो स्पीड ये होगी, आपने जिस स्पीड से, मतलब आपने इसको यहां से अगर u स्पीड से भेजा है और वो u स्पीड √5gr से कम है तो वो वर्टिकल से थीटा एंगल पर छोड़ देगा और वो थीटा u²/2gr माइनस अपॉन डिवाइडेड बाय √3gr होगी। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपसे पूछी, और ये आपने कैसे निकाला होगा, ये एनर्जी कंजर्वेशन से, और यहां पर टेंशन को जीरो करके सॉल्व होता है। आपको नहीं पता है तो मेरा सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें ये सारी चीजें प्रूव करके दिखाई गई हैं, राइट। और यहां से जब वो सर्किल को छोड़ेगा तो यहां से ऐसे करके वो पैराबोलिक पाथ, क्योंकि वेलोसिटी तो जीरो है नहीं तो किसी एंगल पे उसने छोड़ा है तो पैराबोलिक पाथ करके ऐसे निकल जाएगा। एससीवी का 21 नंबर एग्जाम्पल भी एससी वर्मा का लास्ट में देखा होगा, सर्कुलर मोशन का लास्ट एग्जाम्पल है 21 नंबर, जिसमें वो कहता है कि यहां से आता है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहां से बंधा हुआ है सेंटर से पास करता है, तो बताइए वेलोसिटी क्या होती है। उस एग्जांपल को भी देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दैट्स ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हमें तेजी से रिवाइज करना है। अगला पॉइंट है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वेयर इंस्टेंटेनियस, राइट, जबकि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैंने आपको बता दिया था। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ है, ध्यान रखना है। अब बात आती है कि अगर दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, राइट, एक पार्टिकल ऐसे है, ये इधर वीबी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इससे किसी डिस्टेंस पर एक दूसरा पार्टिकल है, ये इधर वीए वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे, यानी ए के रिस्पेक्ट में बी की या बी के रिस्पेक्ट में ए की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यानी बी को ए कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता दिखाई देगा या ए को बी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इन सारी बातों को आपको समझना है
और बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, चलिए अब यहां से देखिए बच्चों कि आर डिस्टेंस है, आपको पता है, आपको बस ये फॉर्मूला काम आने वाला है जहां पर आपने देखा है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, यानी ओमेगा और आर के बीच में कोई एंगल हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जो है दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू, दोबारा बता रहा हूं, ओमेगा से परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये जो वेलोसिटी है वो आर के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है तो उसके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए, इसलिए हमें इस वेलोसिटी का आर, क्योंकि आर हमें यही वाला यूज करना है, राइट, ये आर है तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट कैसे मिलेंगे, इधर आप अगर देखोगे तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा v sin थीटा और एक आप इधर देखोगे तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा v2 sin थीटा, va sin थीटा 1 और vb sin थीटा 2, ये दोनों आपके परपेंडिकुलर हैं r के। अब अगर आप b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी को देखना चाहते हो, b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b और वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसकी वेलोसिटी रिवर्स करके इसको देनी पड़ेगी। तो वो कितनी आ जाएगी, va sin थीटा 1 तो इसके पास पहले से ही है और b की वेलोसिटी रिलेटिव कंसेप्ट से आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकालनी होती है तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको रेस्ट में मान लिया और उसकी वेलोसिटी को रिवर्स करके पहले को दे दिया, तो ये आ जाएगी vb और ये आ गया साइन थीटा 2, तो ये एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट आया, राइट। अब इसमें आपको देखना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय r जो कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, राइट। तो अभी ये आ गया, इसको r परपेंडिकुलर हमारे पास r है, तो ओमेगा a विद रिस्पेक्ट टू b ये आ जाएगा va sin थीटा 1 प्लस vb sin थीटा 2 और इसको डिवाइड कर देंगे हम r से, तो ये एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी, दूसरे पॉइंट के अगर दोनों मूव कर रहे हो तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो इसको आप इसी तरह से यूज करेंगे और इससे फिर आपको काफी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आपने बहुत सारी चीजें रिवाइज कर ली हैं, तो अब ये सर्कुलर मोशन वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम पे यानी नेक्स्ट चैप्टर, अब मैं जो दूसरा चैनल है हमारा बीट द जेईई, वहां पर 12 की ऑडियो बुक्स आ रही है। 12 की ऑडियो बुक्स का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आएगा, फिर उसके बाद ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो भी आप कहते हैं वो आएगा, तो 12th वाले में वहां पे डालता रहूंगा। 11th में अब इसमें जो आएगा वो सेंटर ऑफ मास या रोटेशनल मोशन या और कोई चैप्टर देखते हैं, एनएलएम कर लेते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, और जिसपे मैं 12 की बुक्स डाल रहा हूं, बीट द जेईई, हमारे दो चैनल हैं, बीट द नीट एंड बीट द जेईई, तो दोनों को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। यू विल गेट द ऑसम कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। नाउ एम शादाब signing off from here. All the best. Thank you. Bye bye.